Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MD-CAT, and today I am going to discuss topic number 3, subtopic 3.4, oligosaccharides and polysaccharides. तो देर किस बात की, चलते हैं अपने क्लास बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स के हवाले से। इससे प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं इसके मोनोसैकराइड्स को डिटेल के साथ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखनी है, वहाँ पर जब हमने रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, यानी कि द हावर्थ प्रोजेक्शन, जिसमें हमने रिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया, तो उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस की, दैट वाज रिगार्डिंग द अल्फ़ा एंड बीटा शुगर्स। दूसरा हमने डी और एल शुगर्स। एल शुगर्स का एक सिग्निफिकेंस याद रखिएगा। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर्स हैं वो डी शुगर्स होती हैं, ठीक है, डी शुगर्स। और डी शुगर्स की मैंने आपको वो रीज़न बता दी थी कि जब वो कायरल कार्बन जो होती है, जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से जो दूर कार्बन होती हैं, वहाँ पर अगर OH राइट साइड पे हो तो वो डी शुगर कहलाती है, और अगर लेफ्ट साइड पे हो तो एल शुगर कहलाती है। डियर स्टूडेंट, जो एल शुगर्स हैं ये लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड शुगर्स होती है, और इनको डिग्रेड करने के लिए हमारे पास बॉडी में नेचुरली एंजाइम नहीं होता। कि हमारे पास जो नेचुरल एंजाइम्स मौजूद हैं दे आर डी एंजाइम्स। क्लियर? तो वो जो डी शुगर्स होती हैं उनको वो डिग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर एल शुगर्स को डिग्रेड नहीं करते। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आपने सुना होगा कि वो आर्टिफिशियल उनके लिए बनाई जाती हैं शुगर्स, तो वो बेसिकली एल शुगर्स ही होती हैं, मींस द लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड शुगर्स। और चूँकि हमारी बॉडी उनको डिग्रेड नहीं कर सकती, हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं हैं, तो इसलिए इनकी वजह से को एज सच एक तो फैट्स भी नहीं बनते। मज़े की बात तो ये है कि इनसे फैट्स फॉर्मेशन भी नहीं होती है। चलिए आइए अब मूव करते हैं ओलिगोसैकराइड्स पे। तो ओलिगोसैकराइड्स द टाइप ऑफ शुगर्स और द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis yield at least 2 monosaccharide units and maximum up to 10 monosaccharide units. So they yield 2 to 10 monosaccharides upon hydrolysis. तो ये आपने याद रखना है, 2 to 10 इंपॉर्टेंट MCQ, इसको मार्क कर लीजिए MCQs के लिए। सो ओलिगोसैकराइड्स, अगर हम जनरल इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू द मोनोसैकराइड्स, and they are less soluble in water as compared to the monosaccharides. Clear? And they have some complex structure as compared to the monosaccharides. Monosaccharides का simple जो है वो structure होता है। इसी वजह से तो वो simple sugar होने की नाते से हमें instant जो है वो energy provide करती हैं। अब dear students, oligosaccharides में याद रखना आपने कि इनको हम सब क्लासीफाई करते हैं कि जितने यूनिट्स मोनोसैकराइड के हमें हाइड्रोलिसिस पे मिले वही उसकी क्लास हम उसके साथ ऐड कर देते हैं। जैसे कि इसमें हम ये एक फिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ सैकराइड, दैट इज़ सैकराइड। अगर 2 मोनोसैकराइड्स मिले हाइड्रोलिसिस पे तो उसे डाई सैकराइड कहेंगे, डाई का मतलब 2। अगर 3 मोनोसैकराइड्स मिले अपॉन हाइड्रोलिसिस तो उसे कहते हैं ट्राइसैकराइड, that yield 3 monosaccharides। अगर 4 मिले तो टेट्रा, अगर 5 मिले तो पेंटा, अगर 6 मोनोसैकराइड सब यूनिट्स मिले तो हेक्सा सैकराइड, इसी तरह से अप टू 10 डेकासैकराइड्स। क्लियर? तो ये इनकी मैक्सिमम, इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स, द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स द यील्ड द ओलिगोसैकराइड्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो क्लासिफिकेशन है जो ओलिगोसैकराइड्स में बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट देखें तो डाइसैकराइड्स ये सबसे अहम है। सो बायोलॉजिकली दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो डाइसैकराइड्स होते हैं अमंग द ओलिगोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स। क्लियर? अगर आपको ये पूछा जाए अमंग द ओलिगोसैकराइड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन और बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड और पेंटासैकराइड, सो द आंसर विल बी द डाइसैकराइड्स। क्लियर? अब इनका जनरल फार्मूला याद रखना आपने, डाइसैकराइड्स का C12, H22 एंड O11। क्लियर?
ये आपने जर्नल फार्मूला याद रखना है। दिस इज द जर्नल फार्मूला फॉर डाइसैकेराइड्स। क्लियर? अब आते थोड़ा सा अब डाइसैकेराइड, चूंकि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो डाइसैकेराइड्स ही हैं हमारे पास, तो हम इसी को आगे लेकर के चलेंगे भी। तो ये डाइसैकेराइड्स के हवाले से मजीद बाकी हम जितना भी पढ़ेंगे इस पेज के ऊपर, वो इसी से रिलेटेड होगा। तो पहली चीज़, मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड, फेमिलियर समझते हैं जिससे हम मानूस हों। तो वैसे तो डाइसैकेराइड्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज एंड माल्टोज एंड द लैक्टोज, ठीक है। लेकिन इनमें जो हम सब जिससे ज़्यादा फेमिलियर हैं, जो हम आम तौर पर रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो स्वीट्स हैं वो इसके बगैर नहीं बनती, आपकी चाय वो इसके बगैर नहीं बनती, और आपके किसी भी तरह की मिठाई वो इनके बगैर नहीं बनती, दैट इज़ द सुक्रोज। सो मोस्ट फेमिलियर, इट इज़ द लाइन ऑफ द बुक, ठीक है। मोस्ट, ये वर्ड आपने अंडरलाइन करना, मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड इज सुक्रोज। वैसे तो लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है, लेकिन मोस्ट फेमिलियर कौन सी होगी? सुक्रोज। सुक्रोज का कॉमन नेम आपने याद रखना है, इसको केन शुगर भी कहते हैं, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, मतलब चीनी, सादा लफ्ज़ों में चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं, चीनी इसको कहा जाता है, उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज में चीनी कहा जाता है, या इसको टेबल शुगर कहते हैं। तो ये स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, मिठाई के लिए, किसी भी तरह की मिठास के लिए। क्लियर? तो मिठास से याद आया सुक्रोज, तो ये बहुत मतलब कि स्वीट होती है इन टेस्ट, तो इंसान को ज़ुबान का भी मीठा होना चाहिए, ठीक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो सबसे बड़ी सुन्नत ये थी कि उनकी जो अखलाक था वो सबसे आला था। तो वो इंसान की जो ज़ुबान होती है, वो उसकी जो मिठास है, उसके जो अल्फाज जो होते हैं, दैट मैटर्स। तो ये मिठास से याद आया। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड, इसी सुक्रोज के हवाले से बात हो रही है। सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 14 याद होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, और उसमें द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड आपने पढ़ा था। तो वहाँ पर आपको याद है कि जब वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, और जब वो उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के ज़रिए, अब जो बच जाती थी क्या करते थे उसका? डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, तो वो फ्रुक्टोज के साथ मिलकर के क्या बनाती थी? सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है ये एज अ फूड ये ट्रांसपोर्ट होती थी, याद होगा आपको, वो लीफ के अंदर आके वो वहाँ से उनके प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए फिर वहाँ से कंपेनियन सेल्स से सीव ट्यूब्स, और वहाँ से फिर जब सीव ट्यूब्स के अंदर की कंसंट्रेशन हाई होती थी तो साथ ही पड़े हुए जो जाइलम है वहाँ से वाटर जो है वो मूव करके फ्लोएम के अंदर आ जाता था, सो क्रिएटिंग अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑल ऑफ यू, ठीक है, आपको याद होगा। सो उसी वजह से याद रखना है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमने पढ़ा है। सो दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड, याद रखना है। इन प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसपोर्टेड इन सुक्रोज फॉर्म, याद रखना है। मैंने आपको सारी वो कहानी सुना भी दी, याद भी करवा दी। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन के हवाले से कि ये बनती कैसे है सुक्रोज। डियर स्टूडेंट्स, सुक्रोज के हवाले से याद रखें, चूँकि एक डाइसैकेराइड है, एंड यू नो वेरी वेल इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रिसाइज जाने वाले हैं, क्योंकि हम इनके हैवर्थ प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं, मजेनिक रिंग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो it is formed between alpha D glucose and beta D fructose। फ्रुक्टोज के हवाले से आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कीटो शुगर है, जबकि ग्लूकोज जो है ये एल्डो शुगर है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम यहाँ पर इनके रिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद हम, चूँकि ये जब भी दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनेगा? इट्स बेसिकली अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, जिसमें एक जो शुगर है उसका फ्री OH और दूसरी का जो फ्री OH वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वहाँ से वाटर रिमूव होता है और कार्बन
एक शुगर की कार्बन और दूसरे शुगर की जो कार्बन दे गेट लिंक्ड बाय ऑक्सीजन. सो दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. उसी को ड्रॉ भी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the glucopyranose ring. So carbon number 1, H and OH. Carbon number 2, H and OH. Carbon number 3, OH and H. Carbon number 4, OH and H. So this is the structure of alpha D glucose. Alpha क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि कार्बन नंबर 1, this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ग्रुप नीचे हो तो ये अल्फा शुगर, और अगर ये ऊपर वाले साइड पे हो तो बीटा शुगर कहलाती है. क्लियर? अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बीटा टी फ्रुक्टोज का. और याद रखिए ये जो लाइक राइबोज 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर बना रही थी, जिसको हमने कहा था राइबोफ्यूरानोस रिंग हावर्थ प्रोजेक्शन में. इसी तरह से फ्रुक्टोज भी 5 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि फ्यूरानोस रिंग बनाती है. हालांकि ये 6 कार्बन शुगर है. तो मैंने तब भी आपसे ये बात की थी कि यहाँ पर जो 5 कॉर्नर्ड और 6 कॉर्नर्ड जो स्ट्रक्चर बनते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा. मतलब हम इसको इसलिए नहीं कह रहे कि 6 कार्बन वाली है तो वो 6 कॉर्नर बनाएगी, और 5 कार्बन वाली है तो वो 5 कार्बन स्ट्रक्चर बनाएगी. सो दैट इज़ नॉट नेचुरली. यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन है. ग्लूकोज जो चूँकि 6 कार्बन है तो ये 6 कार्बन बना लेती है. ठीक है, इसमें कार्बन 6 होने की रीज़न नहीं है कि उस वजह से. जैसे कि अब हम फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फ्रुक्टोज हालांकि 6 कार्बन है, ये भी हेक्सोज है, हमने पढ़ा है ये मोनोसेक्राइड्स में, लेकिन ये 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर नहीं बनाती बल्कि 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर, यानी कि फ्यूरानोस रिंग बनाएगी. सो हाउ इट फॉर्म्स. OH, H, OH, OH and H, H, CH2OH. So this is the structure of fructose or fructofuranose. अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, लिसन वेरी केयरफुली. चलें पहले इसकी कार्बन नंबर निकालें. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्लियर? तो कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये कार्बन नंबर 1 है, इसके पास फ्री OH ग्रुप है. और इसी तरह से कार्बन नंबर 2 जो इसकी फ्रुक्टोज की है. अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो फ्रुक्टोज है उसकी कार्बन नंबर 2 जो है एक्चुअली वो कीटो ग्रुप वाली है. क्लियर? तो इस वजह से जो फ्री OH ग्रुप बनेगा जब ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बन नंबर 2 पे बनेगा. क्लियर? सो कार्बन नंबर 2 के पास फ्री OH है, इसके जबकि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के पास फ्री OH ग्रुप मौजूद है. तो यहाँ पर इसका OH और H ये आपस में रिएक्ट करेंगे. सो H2O यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से ये रिमूव हुआ. क्लियर? एंड नाउ रिमेन्स ओनली ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन जो है it will link these two sugars. So CO bond. So this is called as glycosidic linkage. Now the resulting, now पहले ये अलग-अलग सिंगल मोनोसेक्राइड्स थी, अब ये आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं,
केमिकली लिंक हो चुकी हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सो दिस इज नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। क्लियर। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है वो कहाँ पर बना है? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। क्लियर। तो याद रखिएगा सुक्रोज के अंदर देयर इज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड, बॉन्ड भी इसको कहते हैं। क्लियर। तो ये आपने याद रखना है सुक्रोज के वाले से। अब आइए जरा माल्टोज पे, दूसरी डाइसेक्राइड, द सेकंड डाइसेक्राइड, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस द डाइसेक्राइड्स। सो माल्टोज, इसको मॉल्ट शुगर भी कहते हैं, मॉल्ट शुगर। इट इज इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड, इट इज इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, दो जगहों पे प्रोड्यूस होती है ये एज ए इंटरमीडिएट। एक स्टार्च की हाइड्रोलिसिस जब होती है तो स्टार्च के ऊपर जब एंजाइम एक्ट करता है एमाइलेज, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? द माल्टोज। और इसी तरह से ग्लाइकोजन जब ये भी टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? इट विल प्रोड्यूस माल्टोज। क्लियर। तो दोनों की ही हाइड्रोलिसिस से इंटरमीडिएट जो डाइसेक्राइड बनेगी दैट इज माल्टोज। अब इसकी जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, तो तब कैसे बनेगा? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सो इट इज जनरली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, या आमतौर पर जर्मिनेटिंग सीड्स में पाई जाती है, और इन्हीं जर्मिनेटिंग सीड्स को फिर इस्तेमाल किया जाता है मॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है। जो मॉल्ट पीती है ना, ये थोड़ी सी इसमें अल्कोहलिक कंटेंट होता है, मॉल्ट बिवरेजेस। ठीक है। ये तो लाइकर जो होता है जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये इसी तरह से बनता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं उन्हीं के अंदर चूँकि ये माल्टोस मौजूद है, तो उन्हीं को फिर बाद में फर्मेंट करवा कर उससे जो ड्रिंक बनवाई जाती है, उससे जो लाइकर बनवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज माल्ट। ठीक है। इसी की वजह से इसको कहते हैं मॉल्ट शुगर। क्लियर। और माल्टोस के हवाले से याद रखिएगा कि माल्टोस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर बनती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तो हमारे माउथ के अंदर जब भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हम खाते हैं, आगे चलकर डिस्कस मैं भी करूँगा इसी लेक्चर के अंदर। तो स्टार्च जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इमाइलेज, सेलाइवरी इमाइलेज, यहाँ से सिक्रेट होगा सेलाइवरी इमाइलेज, वो क्या करेगा? स्टार्च को उसका ब्रेकडाउन करके किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोस में। एक तो हमारे यहाँ पर बन रही, ठीक है, इन द ओरल कैविटी, और दूसरा जी डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर बन रही है? इन द इन द ड्यूडेनम। जब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है, तो पेनक्रियाटिक जूस में सिक्रेट होता है वो जो एंजाइम्स हैं उसके, पेनक्रियाटिक इमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है। तो पेनक्रियाटिक इमाइलेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, सिलेवरी इमाइलेज वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस से आ रहा है पेनक्रियाटिक इमाइलेज। तो पेनक्रियाटिक इमाइलेज भी जब स्टार्च को प्रोडक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोज। तो दो जगहों पर ये बन रही है माल्टोज। ये हमने चैप्टर नंबर 12 आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड मैं उसको कोरिलेट करूं कि माल्टोज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। सो ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ओरल कैविटी एंड इन द ड्यूडेनम। क्लियर। एंड इन द ड्यूडेनम। अब आइए इसकी फॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं। तो फॉर्मेशन, it is formed when alpha D glucose reacts with another alpha D glucose. Clear? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलो। ये जो D का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हमने इससे प्रीवियसली हमने बात की कि D हम राइट हैंडेड शुगर्स को कहते हैं, L शुगर्स वो होती हैं जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होती हैं। लेकिन D और L का एक और माने भी है, D इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट इज फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसका D, और लीवो रोटेटरी, और इसका L, तो DL ये कॉन्सेप्ट भी है इन D शुगर्स और L शुगर्स का। डेक्स्ट्रो रोटेटरी उस शुगर को कहेंगे जब उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप पास करें
तो उसको डाइवर्ट कर दे टुवर्ड्स द राइट साइड, टुवर्ड्स द राइट, तो उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर। लीवो रोटेटरी, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है लाइट, तो उसको अगर वो रोटेट कर दे टुवर्ड्स द लेफ्ट तो उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी शुगर। तो यहाँ पर ये डी और एल का कॉन्सेप्ट भी है, ये वाला भी कॉन्सेप्ट है, और एक डी और एल का राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, एक कॉन्सेप्ट हमारा अल्फा और बीटा वाला, ठीक है। अभी एक नया और कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द शुगर्स, सो वो बात मिस ना हो जाए। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, मैं इसको पॉइंटर लिख लेता हूँ, फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी फॉर्मेशन के हवाले से हम बात कर लें। तो जहाँ तक बात है इसकी माल्टोस की फॉर्मेशन की, सो हियर इज ग्लूकोपायरानोज CH2OH CH ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन, क्लियर। तो ये फर्स्ट कार्बन OH नीचे रखा क्योंकि ये अल्फा शुगर है। कार्बन नंबर 2 OH, कार्बन नंबर 3 आपको याद होगा यहाँ पर जब हमने उसकी फिशर प्रोजेक्शन यानी कि ओपन यानी लीनियर स्ट्रक्चर देखा था, तो कार्बन नंबर 3 पे वो OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे था। तो यहाँ पर चूंकि जो राइट साइड वाले होते हैं वो रिंग से बाहर होते हैं OH, और जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं वो रिंग के अंदर। तो कार्बन नंबर 3 पे जो OH था वो लेफ्ट साइड पे था, इसलिए हम इसको रिंग के अंदर शामिल करेंगे, H and OH and H. So this is the structure of alpha D ग्लूकोज, ठीक है। या इसको हम कहते हैं ग्लूको पायरानोज। पायरानोज क्यों? कि 6 कॉर्नर्ड जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है, हावर्थ प्रोजेक्शन बनती है, उसको हम यही नाम देते हैं। अब दूसरा एक और, here is कार्बन H and OH, कार्बन कार्बन and carbon, carbon, oxygen and carbon. So this is carbon number 1, H, OH, H, OH, OH and H, H and CH2 OH. क्लियर? अब इनकी कार्बन नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हम आसानी से बॉन्ड को पहचान सकें। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 and 6. Clear? So this is also alpha D glucose और ग्लूकोपायरोस। क्लियर सर? अब ये स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पे फ्री OH है, कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, और ये भी अल्फा ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी कार्बन नंबर 1 पे फ्री OH मौजूद है और इसकी कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप फ्री मौजूद है। तो यहाँ से H2 2 हाइड्रोजन एंड O, H2O रिमूव, बाकी क्या बच गया? एक ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम करने लगे हैं लिंक विद दिस कार्बन्स, सो हियर वी गो, ऑक्सीजन गेटिंग लिंक्ड। तो यहाँ पर कौन कौन सी कार्बन के दरमियान बना? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक linkage. Clear? Alpha 1,4 glycosidic linkage, and the resulting compound now is called the maltose. This is maltose. तो जब ये टूटेगा, अब साथ में प्लस लिख लें, प्लस वाटर मॉलिक्यूल।
वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो इसका एक और नाम भी दिया जाता है, याद रखिएगा। है तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन, लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन को हम, याद है आपको फर्स्ट लेक्चर इसका, इस टॉपिक का, इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन का मतलब चूंकि वाटर रिमूव हो रहा है, सिंथेसिस का मतलब क्योंकि यहां पर बॉन्ड बन रहा है, याद होगा आपको। क्लियर? तो दिस इज हाउ दिस इज फॉर्म। अब आज जरा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पे। तो रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, तो ऐसी शुगर्स जिनके पास है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या कर रही है कि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी लेकिन दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देती है, इसलिए इनको कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसा नहीं कर सकती। तो इंपॉर्टेंट एमसी को आपको बताने लगूं, मार्क कर ले प्लीज। ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल मीन्स ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, आर रिड्यूसिंग शुगर्स। और जहां तक बात करें डाइसेक्राइड्स में, तो माल्टोज और दूसरी लैक्टोज, ये भी रिड्यूसिंग है। सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग में याद रखिएगा सुक्रोज, सुक्रोज। क्लियर? तो याद रखिए सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। Now dear students, about the lactose, the third biologically important disaccharide. Lactose या इसका कॉमन नेम मिल्क शुगर, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ आपको इसके हवाले से, मिल्क शुगर के हवाले से, या जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। इट इज़ the source of energy in young mammals. छोटे बच्चे, नौमौलूद बच्चे, वो आमतौर पर अपनी मदर के जो मिल्क होता है, मदर का मिल्क जो होता है उस पर फीड करते हैं, और उनके जो मदर मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है दैट इज़ लैक्टोज। क्लियर? तो इस वजह से जो यंग मैमल्स हैं, मैमल्स और ऐसे एनिमल्स जिनकी माएँ अपने पैदा होने वाले बच्चों को अपने ब्रेस्ट मिल्क पे फीड कराएं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। आगे चलकर डिस्कस भी होगा इस हवाले से। तो जितने भी यंग मैमल्स हैं आमतौर पर उनके लिए जो एनर्जी सोर्स है वो लैक्टोज है। एक तो इसके हवाले से ये इंपॉर्टेंस होगी मिल्क शुगर यानी कि लैक्टोज। अब बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन के हवाले से, हाउ इट इज फॉर्म्ड। सो इट इज फॉर्म्ड बाय, चूंकि ये डाइसैकेराइड है मतलब कि दो मोनोसैकेराइड से बनी है। सो वो दो मोनोसैकेराइड्स कौन सी हैं? बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, इन दोनों से मिलकर बनती है लैक्टोज। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो पहले ड्रॉ करूंगा मैं बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ एक फ़र्क याद रखिएगा कि ग्लूकोज में
कार्बन नंबर 3 पे आपने देखा था कि जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे होता है, यानी अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें, हावर्थ प्रोजेक्शन की बात करें, तो वो रिंग के अंदर वाली साइड पे। सिर्फ एक डिफरेंस है जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो एन एल्डोज शुगर, हेक्सोज है। कार्बन नंबर 4 पे जो OH ग्रुप होता है वो अपर साइड पे चले जाता है, ठीक है, ऊपर वाले साइड पे। तो अगर OH ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे ऊपर चला जाए यानी कि वो लेफ्ट साइड पे आ जाए। अगर हम लीनियर प्रोजेक्शन देखें उसमें, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में देखें उस पे, कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे चला जाए तो दैट बिकम्स द गैलेक्टोज। तो हम बात करेंगे बीटा गैलेक्टोज की। तो बीटा शुगर कौन सी होती है? जिसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अपर डायरेक्शन में हो, ऊपर वाले साइड पे हो, अपवर्ड्स हो। सो OH ग्रुप इज अपवर्ड्स, CHOH। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है ग्लूकोज का, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड तीसरे कार्बन पे उसी तरह से OH अंदर और H बाहर। यहाँ पर ग्लूकोज में क्या था कि कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे और H ऊपर था, लेकिन यहाँ पर OH ऊपर और H नीचे, ये डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। बाकी सेम टू सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है, CH2OH। क्लियर? सो इसकी कार्बन नंबरिंग कर लेते हैं पहले। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is the structure of beta galactose. Clear? अब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का। तो सेम एज इट इज बनाने वाले हैं। सो दिस इज बीटा गैलेक्टोज और अब हम ड्रॉ करने वाले हैं बीटा ग्लूकोज का। सो दिस इज कार्बन नंबर 4, HOH, कार्बन नंबर 5, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। क्लियर? सो दिस इज कार्बन नंबर 6, CH2OH, H, तीसरे कार्बन पे OH इनसाइड, H आउटसाइड, H इनसाइड, OH आउटसाइड। चूंकि ये जो बीटा ग्लूकोज है तो OH ऊपर वाले साइड पे और H नीचे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनको दोनों को कंपेयर करें। कार्बन नंबर 1 सेम टू सेम, कार्बन नंबर 2 सेम टू सेम, कार्बन नंबर 3 सेम टू सेम, कार्बन नंबर 5 सेम टू सेम, कार्बन नंबर 6 सेम टू सेम। सिर्फ कहाँ पर डिफरेंस है? कार्बन नंबर 4 पे। ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 4 पे H ऊपर और OH नीचे वाले साइड पे, जबकि गैलेक्टोज में OH ऊपर और H नीचे वाली साइड पे। दैट्स द डिफरेंस, जस्ट वन। सो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अब इन दोनों के दरम्यान में बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब वो कैसे बनेगा? यहाँ से देखिएगा। सो यहाँ से H2O, OH, H, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया? एक O। तो इस O के जरिए ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन आपस में होगी लिंक। सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन एंड दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कौन सा है? दिस इज बीटा कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? और नाउ ये पहले गैलेक्टोज था, ये ग्लूकोज था। अब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में लिंक हो चुके हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नाउ कॉल्ड द लैक्टोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। क्लियर? यहां पर वो समरी में लिख देता हूं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो किस में मौजूद था? दैट वाज इन द माल्टोज। ये इंपॉर्टेंट चीज जो असल में याद रखने वाली। और अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये किसके दरम्यान है डियर स्टूडेंट्स? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द
सुक्रोज। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। तो पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स। सो तो पहली बात तो याद रख लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वाले से हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है हाईली कॉम्प्लेक्स। हाईली, या इसके लिए वर्ड है मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर मोस्ट abundant कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा यही है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आके इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। सो दे यील्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। पहली बात, या इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं, यील्ड एटलीस्ट 11 मोनोसेकेराइड्स तो बात दोनों ही एक है, लेकिन ये एक अलग तरीके से पूछी गई है और ये एक अलग तरीके से। ठीक है, कम से कम कह रहा हूं या मोर देन 10 हो तो दोनों का मतलब सेम है। इस तरीके से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी आपसे ये जो है वो एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है। एंड दे आर टेस्टलेस, कोई जायका नहीं। ठीक है, कभी आपने चावल चबाए हो तो कोई किसी किस्म का कोई जायका आता है, या गंदम चबाएं, रोटी खाने से कोई जायका आता हो, मीठा, नमकीन, फीका, फीकी, बिल्कुल फीकी, टेस्टलेस। ठीक है, सो दे राइस एंड स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च है, वीट के अंदर स्टार्च है, जो भी हम ये पोटैटो उसके अंदर स्टार्च है, एक्सेट्रा। एंड दे आर स्पैरेंशली सॉल्युबल, स्पैरेंशली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि आसानी से हल होने वाली नहीं है ये। और समटाइम्स तो इसको ये भी कहा जाता है इनको कि ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट हमारी बुक में स्पैरेंशली सॉल्युबल का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम इसको स्पैरेंशली सॉल्युबल की बात हम करेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मज़ीद इसकी डिटेल में इनकी क्लासिफिकेशन। पॉलीसेकेराइड्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, होमो मीन्स सेम, तो द पॉलीसेकेराइड्स made up of same or one kind of monosaccharides, एक जैसे मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर जो पॉलीसेकेराइड बने उसे कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल starch, for example glycogen, for example cellulose, for example chitin. So all these four are homopolysaccharides and they yield same kind of or one kind of monosaccharide. और दूसरी कैटेगरी है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की, heteropolysaccharides. Hetero means different, homo means same. So these are the polysaccharides made up of different
monosaccharide units. For example, जैसे कि agar, pectin, dextrin. So these are the examples of heteropolysaccharides. अब इसमें याद रखना आपने कि इसमें जो एनर्जी और फूड रिजर्व के तौर पर जो पॉलीसेक्राइड्स हैं हमारे पास, इसमें एक तो सेल मौजूद है हमारे पास स्टार्च और दूसरा ग्लाइकोजन, ठीक है, और दूसरा ग्लाइकोजन। अच्छा, यहाँ पर एक और भी ऐड कर लीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये इससे हमें एनर्जी भी मिलती है और ये एनर्जी रिजर्व्स के तौर पर भी काम करते हैं। और कुछ जो होते हैं, दे फॉर्म द मटेरियल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सेलुलोज, ठीक है, और जैसे कि काइटिन। तो ये जैसे कि ये इट इज़ प्रेजेंट इन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, सो दे आर लाइक दैट, ठीक है। तो ये याद रखना, मटेरियल स्ट्रक्चर्स और एनर्जी रिजर्व के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो ये आमतौर पर इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। और एक हमने प्रीवियसली बात की रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के हवाले से, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, यार ऑल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जैसे हमने कहा था कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग हैं, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं सब के सब नॉन रिड्यूसिंग हैं। जहाँ तक बात रहा कि ओलिगोसेक्राइड्स में, तो उसमें जो 3 डाइसेक्राइड्स हमने पढ़ी, उसमें लैक्टोज और माल्टोज ये रिड्यूसिंग है और सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग है। क्लियर जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन पॉलीसेक्राइड्स की। हमने उसको जनरल वे में तो क्लासीफाई कर रहे हैं होमो और हेट्रो के हवाले से, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वो पॉलीसेक्राइड्स जो कि कॉमनली डिस्कस हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो हम उनको इन फीचर्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। सो पहली चीज़ दैट इज इन विच ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड, कहाँ पर वो मिलते हैं। लाइक द स्टार्च, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स and green algae. Okay, and glycogen, it is found in animals. It is found in fungi. It is found in prokaryotes, means the bacteria. और अब सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात आपकी समझ में आती है ना, प्लांट्स और ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च भी है, रिजर्व मटेरियल, और ये साथ में इनके जो है सेलुलोज। लेकिन एनिमल्स में कहाँ पर है, लाइक इन द लिवर एंड द मसल सेल्स, ठीक है। हमारे अंदर ये कहाँ पर लोकेटेड, इन द लिवर एंड मसल सेल्स, ठीक है। और फंजाई में कहाँ पर मौजूद है, ये उनके लिए रिजर्व मटेरियल है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर है। जी डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पढ़ा था ग्लाइकोजन आपने, यस। सो आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, ग्लाइकोजन आपको याद होगा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। 2 तरह के स्टोरेज ग्रेन्यूल्स थे वहाँ पर। एक वो स्टोरेज ग्रेन्यूल जिसमें वेस्ट स्टोर होता है, और एक वो जिसमें जो है फूड स्टोर होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो फूड स्टोरेज ऑर्गेनेल है उसमें 4 चीज़ें स्टोर हो रही थी। नंबर 1 फॉस्फेट, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3
is the sulfur and number 4 the glycogen। तो ये 4 ग्लाइकोजन तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। और इसके अलावा आपने पढ़ा था नोस्टॉक, ठीक है, या आपने पढ़ा था वो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी जो रिजर्व मटेरियल था दैट वाज ग्लाइकोजन। तो इस तरह से ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है। एनिमल्स में कहाँ पर, लिवर और मसल सेल्स में, ठीक है। और जहाँ तक बात करेंगे स्टार्च, स्टार्च ये कहाँ पर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, in the seeds, in grains, in tubers, clear? So यहाँ पर मौजूद है, like potato, ठीक है। और सेलुलोज की बात करेंगे, so it is present in the cell wall of plant and माइसीटोजोआ। याद आपको किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं हम, प्रोटोजोन्स। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं, एल्ची। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट उनको क्या कहते हैं, माइसीटोजोआ। तो माइसीटोजोआ की जो सेल वॉल है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद आया आपको? चलें अब आगे मूव करते हैं। मेन फंक्शन के एतबार से स्टार्च की बात करें तो इट इज द मेन फॉर्म ऑफ एनिमल कार्बोहाइड्रेट। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ज़्यादातर उस वो स्टार्च की शक्ल में, जैसे राइस के अंदर स्टार्च है, वीट के अंदर स्टार्च है, और ओट्स के अंदर स्टार्च है, और पोटैटो के अंदर स्टार्च है, ठीक है। सो मेन फॉर्म ऑफ एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोजन, सो जो ग्लाइकोजन है दैट इज एनर्जी रिजर्व, दैट एक्ट्स एज एनर्जी रिजर्व, और ज़रूरत पड़ने पर इसको तोड़कर वहाँ से वापस ग्लूकोज से निकलवाई जा सकती है। और सेलुलोज, सो इट इज़ द main constituent of plant cell wall। और कौन सी सेल वॉल, द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और याद रखिएगा सेलुलोज इसकी प्योर फॉर्म, मैं इसी के सामने इसको मेंशन कर देता हूँ। कॉटन इज प्योर form of cellulose, important thing, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस इनटू, स्टार्च किस में हाइड्रोलाइज होती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। सो इट हाइड्रोलाइजेस इनटू अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन इट आल्सो हाइड्रोलाइजेस इनटू अल्फा ग्लूकोज। और सेलुलोज it hydrolyzes into beta glucose units, clear? और जहाँ तक बात है solubility की, तो जो starches हैं इसमें सिर्फ amylose soluble in hot water, सिर्फ हॉट वाटर में, जबकि अमाइलोपेक्टिन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्लियर? और इसी तरह से ग्लाइकोजन इट इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। और मज़े की चीज़ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है इस कॉलम में से, इस रो में से, दैट इज of the cellulose highly insoluble in water, highly insoluble, ये याद रखना आपने, ठीक है। so highly insoluble कौन सी है इन तीनों में से, that is cellulose। अब आए जरा इनके आयोडीन टेस्ट पे। तो ये जितने भी ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं इनके अंदर आयोडीन का सोल्यूशन ऐड किया जाता है, फिर उनको मिक्स किया जाता है,
तो मुख्तलिफ तरह से रिएक्शंस आते हैं। तो अगर स्टार्च सोल्यूशन है हमारे पास और उसमें आयोडीन आपके उसके ड्रॉप्स डालें या उसके सोल्यूशन डालें और उसको मिक्स करें, सो इट गिव्स ब्लू कलर with iodine. Glycogen, it gives red color with iodine. Or cellulose, no color changes, कोई कलर चेंज नहीं है, with iodine. आयोडीन डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स इट इज़ द सेलुलोज। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके हवाले से, स्टार्च के हवाले से। स्टार्च के हवाले से इसकी दो टाइप्स हैं, यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगा हूँ। स्टार्च, इसकी दो टाइप्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। Amylose, it is unbranched, जबकि amylopectin it is branched. Amylose जो है it is soluble in hot water only, जबकि amylopectin it is insoluble in hot or cold water. So amylose alpha 1,4 glycosidic linkage and amylopectin 1,4 and 1,6 glycosidic linkage. क्लियर? मतलब कि चूंकि ये ब्रांच्ड होते हैं तो इसमें स्ट्रेट अवे तो बनेगा ही 1,4 लेकिन उसके साथ 1,6 भी बनेगा, तो इसी वजह से ये ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाता है। जी तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कुछ एमसीक्यूज और आपकी जहानत का अंदाज़ा मैंने दिखाना आपके कितने क्लेवर हैं। हमने ये पूरा टॉपिक ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स डिटेल से डिस्कस कर लिया और होपफुली इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर इनको आंसर कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड? तो याद आया कुछ, कौन सी ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड है? प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। प्लांट्स में के जो प्लांट्स को के अंदर वो फूड की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। यस, सो द आंसर इज सुक्रोज। सुक्रोज, क्लियर? आपको वो सारी तरतीब मैंने समझाई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स? हमने भी जिक्र किया था जो कुछ ही देर पहले कि जर्मिनेटिंग सीड्स में इनमें से कौन सी जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी। सो दैट इज जर्मिनेटिंग सीड्स माल्टोज, द माल्ट शुगर। क्लियर? नाउ नंबर 3, लैक्टोज इज फॉर्म्ड बिटवीन। ये आया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। तो लैक्टोज, मिल्क शुगर जिसको हम कहते हैं, वो किसके दरमियान बनती है? अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज? नो, इसे तो माल्टोज बनेगी। Alpha glucose and beta galactose? No. And beta mannose and alpha galactose? No. So the only option remaining is beta glucose and beta galactose. Clear? और इस तरह से ये इसका हुआ आंसर। अब आते हैं MCQ नंबर 4 पर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन एमाइलोपेक्टिन इज। एमाइलोपेक्टिन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा है स्टूडेंट्स? 1,4, 1,2, 1,4 और 1,2, 1,6 या फिर 1,4, 1,6? कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? यस, यू आर राइट, इट इज 1,4 एंड 1,6, क्योंकि ये एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड होते हैं तो आपस में लेफ्ट राइट पे तो 1,4 ही बनेगा, लेकिन ऊपर नीचे चूंकि ब्रांच्ड है तो 1,6 भी बनेगा। नाउ नंबर 5, the most abundant carbohydrate in nature is? Most abundant carbohydrate in nature is cellulose। क्योंकि अगर दुनिया में देखें सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? वो प्लांट्स की है, प्रोड्यूसर्स की है। और जितने भी प्लांट्स हैं सबके पास क्या है? प्राइमरी सेल वॉल तो है ही,
आपने पढ़ा था कि प्राइमरी सेल वॉल इट इज़ द ट्रू सेल वॉल। क्यों? क्योंकि तमाम प्लांट्स में मौजूद है। तो तमाम प्लांट्स के अंदर चूँकि प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है और प्राइमरी सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सेलुलोज है, तो इस एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट है दैट इज़ सेलुलोज। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोपॉलीसेकेराइड? तो हमने पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड्स को एक जैसे यूनिट से बने हों तो होमोपॉलीसेकेराइड, अगर डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हो तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो इसमें से कौन सा है जो कि होमोपॉलीसेकेराइड नहीं है? तो स्टार्च तो है, ग्लाइकोजन भी है और सेलुलोज भी है। सो द ओनली ऑप्शन इज एगर। So it is a heteropolysaccharide. Clear? Now coming towards the seventh one, the chief storage form of carbohydrate. अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। एक तो चीफ स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, दूसरा द मेन और चीफ फॉर्म ऑफ और द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। तो अगर तो हो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल तो दैट इज स्टार्च, और अगर हो चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोर किस शक्ल में होती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ पर? लिवर और मसल सेल्स के अंदर। नाउ which of the following or which of the one is the source of energy in young mammals? young मतलब छोटे mammals में। तो dear students आपसे डिस्कस हुआ था अभी कुछ ही देर पहले। so that is lactose। चूँकि ये छोटे जो नन्हे मुन्ने mammals हैं ये दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर माँ के दूध में उनको क्या मिलता है? लैक्टोज। तो उनके लिए यही एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। और नंबर 9, सेलेक्ट द रिड्यूसिंग शुगर। हमने बात की रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की। ऐसी शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स हों तो वो रिड्यूसिंग कहलाती हैं, या फिर जो टॉलन्स और फैलिंग्स सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं उनको भी कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। जो नहीं रिएक्ट करती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग है, नो ये पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं सब नॉन रिड्यूसिंग है। हमने सेलेक्ट इसको ना रिड्यूसिंग को, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। काइटिन ये भी पॉलीसेकेराइड है। सुक्रोज ये डाइसेकेराइड है। और राइबोस, और ये याद होगा आपको डाइसेकेराइड्स में 3 पढ़ी थी हमने, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जबकि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये तीनों होगी नॉन रिड्यूसिंग। तो क्या ऑप्शन बची? 1 दैट इज राइबोस। तो ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने ओलिगोसेकेराइड्स में बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो डाइसेकेराइड्स हैं उनको डिस्कस किया, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को डिस्कस किया। और इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स में जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड थी, लाइक द स्टार्च, लाइक द सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, इनको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो डियर स्टूडेंट्स लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह you will be soon answered by the subject specialist. Thank you very much.